हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, शानदार जानदार होंगे और जम के तैयारी चल रही होगी। जितना भी पढ़ लिया होगा उसका एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके हैं। दुनिया में कोई भी क्वेश्चन आए, मैं पूरी गारंटी लेता हूँ आपकी, आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। प्रैक्टिस कीजिए। इनकम टैक्स दोस्तों नाम ही प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सब कुछ प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिस का खेल है, राइट। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आज मैं आपके लिए क्या लेके आऊं, आज मैं आपके लिए लेके आऊं बहुत ही शानदार जानदार मजेदार चैप्टर जो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये वो चैप्टर है जो हम कहाँ बताएंगे सर, ये घर पे बताने वाला चैप्टर है, घर पे बताने वाला चैप्टर है। इसी चैप्टर से इसी टॉपिक से इंडिया के करोड़ों लोग क्या करते हैं सर, टैक्स की सेविंग करते हैं, टैक्स की सेविंग करते हैं। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली जब आप या तो ऑफिस में जाएंगे या आप अपने खुद का ऑफिस खोलेंगे या फिर ट्रेनिंग करेंगे, ठीक है, तो लोग आपसे एक ही सलाह पूछेंगे, भाई ये बता टैक्स कैसे बचाना है बहन, टैक्स कैसे बचेगा, टैक्स कैसे बचेगा, टैक्स कैसे बचेगा। तो उन्हें टैक्स की चोरी करना मत सिखाना दोस्तों, कि भैया टैक्स की चोरी ऐसे होती है। उन्हें सिखाना है टैक्स की बचत कैसे होती है, टैक्स इवेजन नहीं, टैक्स सेविंग, टैक्स की बचत सिखानी है, टैक्स की बचत सिखानी है, चोरी नहीं सिखानी। बचत तभी सिखा पाएंगे उन लोगों को जब हम खुद कानूनी तौर पर बहुत ज्यादा मजबूत होंगे, जब हम खुद सेल्फ, है ना, उस चीज की प्रैक्टिस करते होंगे। इसी चैप्टर को, इसलिए इस चैप्टर को आप ये समझ लो मोस्ट प्रैक्टिकल चैप्टर है। आपके आने वाले क्लाइंट, आपके आने वाले लोग, आपसे आने पूछने वाले हजारों लाखों लोग आपसे जो पूछेंगे, आपके जो आंसर होंगे मोस्टली इसी चैप्टर पर बेस्ड होंगे, इसी चैप्टर और इसी इसी बात की नॉलेज पे होंगे। तो इस चैप्टर को एज अ थ्योरी या इस चैप्टर को एज अ एग्जाम के लिए मत पढ़ना। इस चैप्टर को सर हमें पढ़ना है कि हमें लोगों को इसी चैप्टर के बेस पर क्या देनी है सर, एडवाइस देनी है ना, टैक्स कंसल्टेंसी करनी है, ठीक है ना, राइट। क्योंकि आप हैं क्या सर, आप हैं बनने वाले इस देश के टैक्स डॉक्टर, क्योंकि आप ही, है ना, वो डॉक्टर हैं जो टैक्स का इलाज करते हैं। तो भैया जब तक मैं इस चैप्टर को ये नहीं समझूंगा ना गहराई में जाके कि मैं इसका होगा क्या, इससे करना क्या, तब तक मैं लोगों को सलाह ही नहीं दे पाऊंगा। पढ़ते ही घर में सलाह देनी शुरू कर दो कि कैसे टैक्स बचाना है, राइट। इसलिए इसलिए टैक्स बचेगा, इसलिए इस चैप्टर का नाम ही क्या है, डिडक्शंस। डिडक्शंस बोले तो कुछ घटाया जाएगा, राइट, कुछ घटाया जाएगा। आप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद यही बोलेंगे जो मैंने आपको लिख के दिया है, आई लव टैक्स डिडक्शन। तो प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से इस चैप्टर को पढ़ना है, लोगों को प्रैक्टिकली सलाह देनी है। इसलिए इस चैप्टर को मुझे अपने घुटनों में आतमाजी से टकली सेव करके रखना। तो चले भाई और बहनों, आए तैयार हो जाइए एक शानदार शानदार राइड के लिए जो आपकी जिंदगी में बहुत काम आएगी। पूरी जिंदगी भर आप इसी चैप्टर के ऊपर पैसा कमाने वाले हैं, क्लाइंट से फीस वसूलने वाले हैं। आए, हाँ सही कह रहा हूँ मैं, आए देखिए क्या कहता है सर। सर जो भी आप सलाह देंगे वैसे क्लाइंट को जुलाई में देंगे, क्योंकि जुलाई में ही इनकम टैक्स की रिटर्न जाती है। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया, अभी तक हमने एक ही बात जानी कि सर हमारे 5 हेड होते हैं, ये हम जानते हैं, ठीक है ना। और पांचों के पांचों हेड हमारे इनकम टैक्स के होते हैं, जिसमें हम ये बताते हैं हमारी कमाई कितनी है। इसलिए हम लिखते हैं इनकम, इनकम अंडर द हेड सैलरी, यानी सैलरी के अंदर की कमाई की मैंने कितना सैलरी से कमाया, राइट। उसके अंदर कैसे मुझे ट्रीटमेंट करना है, कैसे कैसे जाके मुझे कैलकुलेशन करनी है, जैसा पूरा सैलरी के चैप्टर हम जानते हैं। फिर इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, अगर मेरा मकान होगा और मैंने उसे किराए पे दे रखा है, तो भैया रेंट की इनकम पर कैसे कैसे कैलकुलेशन करनी है, मेरी वो इनकम कैसे बनेगी, तो हम जानते हैं इनकम अंडर द हेड सैलरी। फिर हम ने जाना सर अगला हेड होता है इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी, पबजी, है कि नहीं बात, राइट। यानी अगर आप बिजनेस करते हैं या मेरी तरह पढ़ाते हैं या प्रोफेशन करते हैं, तो आपकी जो भी कमाई है वो इस हेड के अंदर जाके, इस सर के अंदर जाके कैलकुलेट की जाएगी। फिर इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, यानी अगर आपने कोई असेट बेची है तो उसके ऊपर कितना कैपिटल गेन टैक्स है ये आप जानते ही हैं, राइट। ब्रेकअप पार्टी में हमने सीखा था, ठीक है, कितना सर 20%,
15% इस तरीके से। और फिर जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है सर? जिसका कोई नहीं उसका होता है सर अदर सोर्स। ठीक है, ये भी हमने सीख लिया था। इन सबको हमने ऐड कर दिया तो हमारी बनती है ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम में से हम क्या घटाते हैं सर? डिडक्शंस घटाते हैं अंडर सेक्शन 80C टू 80U। 80C टू 80U, 80C से लेकर 80U तक की डिडक्शन घटाई जाती है। यही आज का टॉपिक है, यही आज का चैप्टर है, राइट। और फिर हमारी आ जाती है टोटल इनकम या नेट टोटल इनकम, हम कुछ भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करने की एक जिम्मेदारी बनती है जो आप पहले ही सीख चुके हैं और मैंने ब्रेकअप की फांसी रखी है ना इसमें। तो देखो ध्यान से, ये सारी की सारी चीजें क्या है? ये सारी की सारी चीजें अगर अकाउंट्स की भाषा में बोलूं, बहुत सिंपल भाषा में बोलूं, ये सारे के सारे मेरे कैश इनफ्लोज हैं। यहां से मैंने कैश इनफ्लो किया है, कैश कमाया है। और अगर मैं इसके बारे में बात करूं, इसके बारे में बात करूं मुन्ना, तो ये जो है ये मेरा है सर कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो, ठीक है, राइट। तो बिल्कुल सिंपल सी बात, कैश इनफ्लोज में से अगर मैं घटा देता हूं कैश आउटफ्लो तो मेरे पास जो नेट बचता है उस पर मुझे टैक्स देना पड़ता है। इसलिए डिडक्शन को हमें क्या करना पड़ता है? जीटीआई में से माइनस करना पड़ता है। इसलिए यहां मैंने माइनस का निशान लगाया है कि जीटीआई में से डिडक्शन को माइनस करते हैं। इसलिए इस चैप्टर का नाम ही क्या है? डिडक्शन घटाना। इस चैप्टर का नाम ही क्या है? डिडक्शन यानी कि घटाना। इसलिए चैप्टर का नाम डिडक्शन रखा गया है कि आप कोई चीज क्या करेंगे? घटाएंगे। आप कोई चीज क्या करेंगे? घटाएंगे, अपनी इनकम में से घटाएंगे, इसलिए डिडक्शन बनी। इस डिडक्शन को इनकम टैक्स के चैप्टर 6 में रखा गया है, ठीक है ना। हालांकि कोई बहुत ज्यादा खास बात नहीं, बस नॉलेज के लिए रख लो। चैप्टर 6 के अंदर डिडक्शंस के सेक्शंस डाले गए हैं, ठीक है। एक एक करके ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक करके बहुत ही शानदार जानदार तरीके से पढ़ेंगे। पहले मैंने आपको नोट्स में आपको दिखाई ये ओवरव्यू दिया है कि बहुत बढ़िया तरीके से हम इतनी डिडक्शंस पढ़ने वाले हैं, बहुत ही शानदार। टीसी, ट्रिपल सी, टीटीए, टीटीबी, जीजी, डीडीडी है, बहुत जीजी है ना, आरआरबी, क्यूक्यूबी, ये सब पढ़ेंगे, टीजी है ना, राइट। फिर जो सबसे खास है वो दोस्तों 80C है, 80C, राइट। 80C एक ऐसी डिडक्शन है जो पूरी दुनिया में छाई हुई है, पूरे हिंदुस्तान पे छाई हुई है। आपके घर में गारंटी है, लिख के दे सकता हूं, आपके घर में 80C पाई जाती है। आज ही अपने मम्मी पापा से जानकारी लेंगे, बातचीत करेंगे कि पापा 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 बैटरी उल्टे लगाइए तो बम कैसे फटेगा पापा, ऐसी पापा इनकम कमाई है तो पैसे कैसे बचाते हो पापा। पापा 80C के बारे में आपको जरूर बताएंगे, है कि नहीं। देखते हैं दोस्तों एक एक करके कि कौन कौन सी रिडक्शन हम पढ़ने वाले हैं। इतनी सारी रिडक्शन हमारी चलेगी, लेकिन पहली रिडक्शन होगी 80C की। और उससे पहले चाहे हम 80C लगा दे, 80D लगा दे, 80U लगा दे, हमें ये बात ध्यान रखनी है कि ये जो हम पहले हम पढ़ चुके हैं ना ब्रेकअप पार्टी में, उसमें हमने क्या जाना था कि जीटीआई की ब्रेकअप पार्टी करेंगे। याद आ गया होगा सर? याद आ गई बात? फिर से इस राज की बात को रिपीट कर लेते हैं। जीटीआई की ब्रेकअप पार्टी करेंगे, लेकिन डिडक्शन सिर्फ किसको देंगे? जीटीआई की ब्रेकअप पार्टी करेंगे, लेकिन डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ जो 80C से 80U तक की डिडक्शन है, डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ घर वालों को यानी कि बैलेंस को देंगे। रिडक्शन सिर्फ और सिर्फ बैलेंस को देंगे। याद आ गई होगी बात, जब हमने ब्रेकअप पार्टी वाला चैप्टर पढ़ा था, हाउ टू कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, उसी बात को फिर से रिपीट किया है ताकि आप ये बात भूल ना जाएं, है ना, राइट। क्या सर डिडक्शन सिर्फ घर वालों को देंगे, इसका मतलब किस किस को नहीं देंगे? सोनिया जी को कह दो ना, यू आर माई सोनिया, उनको नहीं देंगे। राहुल गांधी जी को नहीं देंगे, केजरीवाल जी को नहीं देंगे, इन सबको हमें डिडक्शन नहीं देनी। देखो एक ही बात, इन सबके सेक्शन क्या थे? डिडक्शन नहीं दी जाती, डिडक्शन दी जाती है ग्रॉस टोटल इनकम में से, लेकिन डिडक्शन सिर्फ नॉर्मल इनकम में से अलाउ होती है। इन सब इनकम में से डिडक्शन नहीं दी जाएगी। सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, डिडक्शन नॉट अलाउड। याद आ गया सर? 112, हाँ सर, ठीक है ना, डिडक्शन अलाउड नहीं थी, राइट। फिर हमने राहुल जी 111A, ठीक है, आप जानते हैं, राइट, डिडक्शन नॉट अलाउड, डिडक्शन नहीं दी जाएगी। 112A, ठीक है ना, याद आ गई होगी बात, इक्विटी शेयर वाली, उसमें से डिडक्शन नहीं दी जाएगी, नॉट अलाउड, राइट। और फिर कैजुअल इनकम, केजरीवाल जी है ना, कैजुअल इनकम 58
4 सेक्शन 58 ये बोलता है कि भैया डिडक्शन नहीं दी जाती कैजुअल इनकम में से, ठीक है ना। यानी 115 बीबी से जो भी आप इनकम कमाएंगे, याद आ गई होगी बात, उसमें से आप रिडक्शन नहीं दे सकते। इस बात को 58 ने बोला, और ये बात हम पहले से ही क्या कर चुके हैं, बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ चुके हैं ब्रेकअप पार्टी वाले चैप्टर में। तो चलिए दोस्तों, पहला सेक्शन शुरू करते हैं इस शानदार जानदार क्लिप के साथ। अपनों से एक पल के लिए भी बिछड़ नहीं सकते। कभी सोचा है आपके बिना वो कैसे जिंदगी गुजारेंगे? इसीलिए LIC में हम जिंदगी के हर मोड़ पर आपके साथ हैं। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो जी हाँ दोस्तों, समझ चुके होंगे आप इसी शानदार जानदार वीडियो से कि LIC हमारे जीवन में कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। भैया कैसे बिताएंगे जीवन अकेले, इसलिए LIC कहता है जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। क्यों सर? अब LIC को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने एक तोहफा और दिया। सरकार ने गाना गाया, तोहफा 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 लाया लाया लाया। सरकार ने बोला अगर आपने LIC ली है, अगर आपने LIC ली है तो हम आपको 80C में ले जाएंगे। पहली ही डिडक्शन जो GTA में से घटाई जाएगी, पहली डिडक्शन जो GTA में से घटाई जाएगी, 80C में आपको कुदा देंगे, राइट। और 80C में आप जितना भी प्रीमियम भर रहे हैं, ठीक है, लिखकर 80C के अंदर लिखकर आप उस प्रीमियम को घटा देना, राइट। यानी कि अगर आपकी GTI, अगर आपकी GTI, मान लो GTI आपकी 10 लाख रुपए बैठ रही है, ठीक है ना, और आपने LIC का प्रीमियम दिया, LIC का प्रीमियम दिया, राइट, 1 लाख रुपए, तो आपकी नेट टोटल इनकम 9 लाख मानी जाएगी। नेट टोटल इनकम 9 लाख मानी जाएगी। तो भैया LIC का भरपूर फायदा लें। और LIC का अगला फायदा तो आपको पता ही है, ठीक है। LIC के जो भी प्लान है, मैच्योरिटी पर वो पैसा भी मुझे मिलेगा, राइट। और वो भी क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। किसी के मरने पर, ठीक है, LIC का पैसा जो घर वालों को मिलेगा वो भी घर वालों के लिए माफ होता है। सर मजा ही आ गया। LIC हर घर में पाई जाती है। यकीन ना है तो आज ही अभी लेक्चर खत्म होते ही घर वालों से डिस्कस कर लेना, पापा LIC का कौन सा प्लान ले रखा है। पिताजी बता देंगे आपको आपके घर में LIC का कौन सा प्लान चल रहा है, ठीक है। 80C ने अब LIC में, ठीक है ना, डिडक्शन देना शुरू किया, राइट। 80C ने बोला भाई LIC के बारे में ध्यान से सुन लो। LIC का प्रीमियम जितना भी आप देंगे, यानी हर साल LIC का प्रीमियम जाता है तो हर साल आपको रिडक्शन मिलेगी। यानी 80C में LIC की रिडक्शन, 80C की रिडक्शन एवरी ईयर, हर साल मिलती है। जितना आप हर साल अपने जेब से कैश आउटफ्लो कर दोगे, प्रीमियम भर दोगे, ठीक है। प्रीमियम किस किस के नाम पे लेना है, ठीक है। प्रीमियम लेना है MBBS, मुन्ना भाई MBBS बोले तो मियाँ बीवी बच्चों सहित, ठीक है। क्या याद रखेंगे सर, भाषण में जाइए क्या, मियाँ बीवी बच्चों सहित, मियाँ बीवी बच्चों सहित, MBBS। तो हमारे लिए यहाँ MBBS की फुल फॉर्म मुन्ना भाई वाले नहीं है, हमारे लिए यहाँ मियाँ बीवी बच्चों सहित ये फुल फॉर्म है। सर मियाँ हो गए कौन, सर मियाँ हो गई ये आप, अगर आपने LIC ली है, ठीक है। बीवी को क्या बोलेंगे, स्पाउस, है कि नहीं बात, राइट। हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस होती है, वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस होता है। और बच्चों सहित, बच्चे हो गए चिल्ड्रन, ठीक है। तो अगर आपने LIC का प्रीमियम भरा है, किसकी जिंदगी के लिए, LIC का प्रीमियम भरा है ऑन लाइफ ऑफ हिमसेल्फ, खुद के जीवन पे, स्पाउस के या बच्चों के जीवन पे, या अगर आप HUF चलाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मैं HUF चलाता हूं, तो आपने HUF के किसी भी मेंबर की LIC ले रखी है, HUF के किसी भी मेंबर की LIC ले रखी है, मेंबर ऑफ फैमिली, है ना। HUF ने किसी भी मेंबर की, यानी मैं HUF का करता हूं, जैसे मैंने आपको बताया, और मैंने, राइट, HUF को कोई मेंबर है, मैं हूं, बेटी है या वाइफ है, उस पे क्या ले रखा है, मैंने उनकी फैमिली के लिए या HUF के मेंबर्स के लिए LIC ले रखी है, तो मुझे रिडक्शन मिल जाएगी। और मैं करता हूं तो मेरे HUF को रिडक्शन मिल जाएगी,
राइट। अब बात आती है सर बात आती है डिडक्शन मिलेगी कितनी, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, बहुत ही खास बात है। जनरली कितनी डिडक्शन मिलती है सर जनरली डिडक्शन मिलती है, लिमिट होती है सर 10% ऑफ कैपिटल सम एश्योर्ड, यानी जितना आपने सम एश्योर्ड करा रखा है। मान लो एक बंदे ने LIC ली, वो प्रीमियम भर रहा है 1 लाख रुपए का, उसने सम एश्योर्ड करा रखा है कि भैया अगर जीवन में कुछ हुआ या कुछ गड़बड़ हुई, मृत्यु हुई, तो मेरे घर वालों को भैया 1 करोड़ रुपए दे देना, 1 करोड़। तो 1 करोड़ का मैंने क्या कर रखा है, LIC पॉलिसी ले रखी है कि मरने के बाद घर वालों को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, उसके लिए मुझे इतना प्रीमियम भरना है। तो 1 करोड़ रुपए क्या है, 1 करोड़ रुपए है सम एश्योर्ड, कि भैया इतना सम आपके लिए, इतना पैसा, सम बोले तो इतना पैसा बिल्कुल एश्योर्ड है, बिल्कुल तसल्ली है, एश्योर्ड है कि कभी भी जीवन में कुछ हुआ इतना पैसा घर वालों को दिया जाएगा, राइट। इस लिमिट कितनी बनाई भैया, लिमिट कितनी बनाई सरकार ने लिमिट बनाई, जितना भी सम एश्योर्ड है उसका 10%। 1/4/2012 से यही चला आ रहा है, राइट। यानी 1/4/2012 के बाद अब तक यही चला आ रहा है। अगर कोई बंदा बेचारा हैंडीकैप है, ठीक है, बहुत ही दिक्कत है, उसको डिसेबिलिटी है कि नहीं बात, राइट। 80U की, ठीक है ना, 80 TDP की, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कोई कैंसर, ठीक है ना, थैलीसीमिया, ब्लड की कोई बीमारी, हैंडीकैप, कुछ इस तरह की बीमारी है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ब्लाइंडनेस, दिखता नहीं है, सुनता नहीं है, कि नहीं, बोल नहीं सकते, ऐसी बीमारी है। अगर कोई बंदा इन बीमारियों से ग्रसित है, ठीक है, जो इन सेक्शंस के अंदर दी गई है, जो आप आगे पढ़ोगे याद हो जाएंगे आपको, उस बीमार व्यक्ति के लिए 10% की जगह लिमिट हो जाएगी सर 15%। उस बीमार व्यक्ति के लिए 10% की जगह लिमिट हो जाएगी 15%, 10% की जगह लिमिट हो जाएगी 15%। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, बहुत ही शानदार जानदार बात आपने बताई। लेकिन मुद्दा यह है कि सर अगर मेरी LIC जो मैंने ली है वो 1 अप्रैल 2012 के बाद की नहीं है, 1 अप्रैल 2012 के बाद की होगी तो 10% कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी LIC जो है वो 1 अप्रैल 2012 से पहले की है। और प्रैक्टिकली मेरे साथ भी यही है, मेरे साथ भी, जी हाँ दोस्तों, आपके प्यारे प्यारे अंकुर सर के साथ भी यही है। अंकुर सर की LIC 1 अप्रैल 2012 से पहले की ली हुई है, मैंने पहले ली थी, बहुत साल पहले, है ना, कोई टेंशन नहीं थी, है ना, कमाई शुरू होते ही खर्चा बाद में किया, इधर उधर का, पहले LIC ले ली भैया, बिल्कुल शानदार तरीके से। तो अंकुर सर की LIC 1 अप्रैल 2012 से पहले की है। अब क्या होगा सर, तो मुझे पता है कितनी लिमिट मिलती है, मुझे प्रैक्टिकली आज भी मिल रही है और हमेशा मिलती रहेगी, क्योंकि मैंने 1 अप्रैल 2012 से पहले की LIC ले रखी है। ठीक है, आप कहोगे सर आपको लिमिट मिलती होगी, ठीक है, कोई बीमारी नहीं है, हैंडीकैप वगैरह कुछ भी नहीं है, तो सर आपको मिलेगी 10% ऑफ पॉलिसी सम एश्योर्ड, 10% ऑफ सम एश्योर्ड, भैया 10% ऑफ सम एश्योर्ड नहीं, मेरी LIC की जो लिमिट है वो 10 नहीं 20% ऑफ सम एश्योर्ड है, 20% ऑफ सम। ठीक है, इसलिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर हाईलाइट भी मैंने 20% काट रखा है 1/12 के बाद, 1/4/2012 के बाद। तो क्या लिखा है, मैक्सिमम 20। तो 20 के नीचे आप क्या लिखेंगे, ये SR के आप बनाएंगे। अगर LIC 1 अप्रैल 2012 से पहले की है तो 10% नहीं 20% ऑफ सम एश्योर्ड है। और अगर 1 अप्रैल 2012 के बाद है, अगर LIC 1 अप्रैल 2012 से है, यानी 1 अप्रैल 2012 भी इसमें कवर्ड है, से है, तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड। और अगर कोई बंदा हैंडीकैप है तो हैंडीकैप के लिए 15% ऑफ सम एश्योर्ड वाली लिमिट लगेगी। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है, बोलो सर मजा ही आ चुका है। हाँ सर मजा ही आ चुका है। लेकिन सर 10% की लिमिट तो है, लेकिन हमने सैलरी हेड में भी एक लिमिट जानी थी सर। क्या लिमिट जानी थी, सैलरी हेड में लिमिट जानी थी कुछ 1.5 लाख रुपए की। और सर ये दिख भी रही है, अभी तक आपने जिक्र नहीं किया, ये तेरा जिक्र है या इत्र है, कि जब जब करता हूं महकता हूं बहकता हूं। तो भैया ये जिक्र जो है 1.5 लाख का, ये जिक्र नहीं है सर, ये इत्र है, इत्र
है ना, इसकी खुशबू पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है सर, कैसे? 80C ये बोलता है कि 80C के अंदर खाली LIC नहीं, LIC के अलावा बहुत सारी चीजें आप पढ़ेंगे। LIC के अलावा देखो कितनी सारी चीजें हैं, है ना, राइट, 7, 8, 9, 10, 11, मतलब 10, 15, है ना, इतनी सारी चीजें आप 80C के अंदर पढ़ने वाले हैं। इतने सारे इन्वेस्टमेंट आप 80C के अंदर पढ़ने वाले हैं। 80C के अंदर आपने जितने भी इन्वेस्टमेंट किए, क्या हर एक इंडिविजुअल यानी पहले पॉइंट की लिमिट 1.5 लाख है? फिर मैं दूसरा इन्वेस्टमेंट पढ़ रहा हूं, दूसरे इन्वेस्टमेंट की भी लिमिट 1.5 लाख, फिर मैंने तीसरा इन्वेस्टमेंट किया उसकी भी 1.5 लाख, है कि नहीं बात, चौथे की भी 1.5 लाख, पांचवे की भी, छठे की भी, ऐसे करते करते हर इन्वेस्टमेंट की 1.5 लाख है। यानी कि मैं अगर 80C के अंदर 15 इन्वेस्टमेंट पॉइंट दे रखे हैं तो 15 के 15 इन्वेस्टमेंट में पैसा डाल रहा हूं तो हर एक की 1.5 लाख, यानी 1.5 लाख इंटू 15, समझ रहे हो बात को? तो क्या इतनी लंबी चौड़ी लिमिट है कि नहीं बात, 20 लाख के आसपास पहुंचा दूंगा क्या लिमिट को? सरकार ने बोला ए भिड़ू, दिमाग खाली पीली ज्यादा है क्या, ज्यादा चला रहा दिमाग, ना मुन्ना ना चाले चलाने का, ना है खल्लास कर देने का, समझा? समझ ध्यान से क्या लिखी है बात। 80C की पेमेंट यानी कि 80C के इन्वेस्टमेंट शुरू होने से पहले ये बात लिखी है मैक्सिमम, ये मैक्सिमम जो 1.5 लाख है वो पूरे के पूरे 15 पॉइंट की मिला के है। यानी अगर मैं कहूं 80C की लिमिट कितनी है तो आप बोलोगे 80C के सारे मान लो 15-16 पॉइंट जितने भी हैं, 80C के ऑल पॉइंट या ऑल इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया और 1.5 लाख रुपया विच एवर इज लेस, यानी जान चली जाए, चाहे जान चली जाए 1.5 लाख से ऊपर ना जाए। जैसे भैया कहावत है ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसी 80C ने क्या बोला, प्राण जाए, है ना, बट प्राण जाए पर 1.5 से ऊपर ना जाए, 1.5 से ऊपर ना जाए, 1.5 से ऊपर ना जाए, प्राण जाए पर 1.5 से ऊपर ना जाए। यानी 1.5 से ऊपर तो सपने में भी मत सोच लेना कि भैया 1.5 लाख से ऊपर, है ना, दिल में बहुत दर्द है आज, 1.5 लाख से ऊपर की लिमिट आपकी कर दी जाएगी, ऐसा नहीं है, राइट। 1.5 लाख की फिक्स लिमिट है जो बहुत सालों से 1.5 चल रही है, पता नहीं, है ना, कब ये बढ़ाएंगे समझ में नहीं आ रही है बातें। तो भाई 1.5 लाख की फाइनल क्या हो चुकी है सर, लिमिट हो चुकी है, राइट। तो क्या चेक करेंगे सर, पूरी की पूरी लिमिट 1.5 लाख है 80C की हर पॉइंट की मिला के, ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। जिसमें अपने पहली लिमिट क्या पड़ी सर, LIC की पड़ी। अब क्योंकि LIC में अब आप पढ़ चुके हैं कुछ खतरनाक मुद्दे की बात, सर वो क्या पड़ी थी मुद्दे की बात कि 10% और 20% वाली बात, ये जो पड़ी थी इसे हाईलाइट कर लेते हैं, 10% और 20% वाली बात को। अब एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 64 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 64 सर, मिस्टर इंडिया है जो दिखते नहीं है, उन्होंने LIC पॉलिसी ले रखी है, सम एश्योर्ड बहुत ही टुच्चा सा है 1 लाख रुपए, ठीक है। इसके लिए वो प्रीमियम भरते हैं 1.5 लाख, 15,000 का। आपसे सिर्फ इतना पूछा मुन्ना डिडक्शन निकाल दो, कैसे निकालोगे? सुनो, पहला क्वेश्चन मैं कराता हूं क्योंकि पहला प्यार है, इसलिए पहली बार है मैं करा रहा हूं क्वेश्चन। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने 1.5 लाख की लिमिट पढ़ी, बात की बात है। अभी हमने क्या पढ़ा, LIC के अंदर लिमिट है 10%, हैंडीकैप है तो 15%, 2012 से पहले का है तो 20%। क्वेश्चन साइलेंट तो हम क्या मानेंगे कि LIC कब ली है, LIC ली है आपने 1 अप्रैल 2012 के बाद, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो सबसे पहले लिमिट ये बताओ कितनी बताई मैंने तुम्हें सर, 10%। तो पहली लिमिट ये लगा दो सर 10% ऑफ सम एश्योर्ड, ठीक है ना, राइट। ये मैं निकालूंगा, कितना निकला सर, 10% ऑफ सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड कितना है सर क्वेश्चन में, सर सम एश्योर्ड कितना है सर 1 लाख। तो 1 लाख का मुन्ना, 1 लाख का 10% कितना हुआ सर, 10,000। यानी कि सरकार के हिसाब से 10,000 से ऊपर तो आपको डिडक्शन मिलनी नहीं चाहिए, लेकिन एक बात ध्यान रखना, वक्त से पहले एक्चुअल से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, तो एक्चुअल लिमिट तो हमेशा साथ रहेगी पूरे इनकम टैक्स में, राइट। तो भैया एक्चुअल अमाउंट कितना मैंने पे किया सर, कितना पेड कर दिया एक्चुअल, सर मैंने पे किया है इस क्वेश्चन में 15,000।
बताओ इन दोनों में से क्या कम है? विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस इज 10,000। तो सर क्या 10,000 की रिडक्शन मिलेगी? सुन लो मुन्ना, सुन लो, अभी अभी मिलन अभी आधा अधूरा है, इसको पूरा कैसे करेंगे, राइट। 10,000 को गलती से भी भूल मत जाना जो बताने वाला हूं। अब ये जो कम आया 10,000 रुपए, इसको कंपेयर करेंगे ओवरऑल 80C की लिमिट से, और 80C की लिमिट कितनी है? 1.5 लाख। तो ये विच एवर इज लेस और 1.5 लाख, विच एवर इज लेस, क्या कम है सर? 10,000। तो इस बार आपको रिडक्शन कितनी मिलेगी सर? मात्र 10,000 रुपए की मिलेगी। ठीक है, नोट करेंगे, फॉर्मेट बिल्कुल जीकेपीएल कर लेना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 10% और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस जो है उसको कंपेयर करोगे 80C से, विच एवर इज लेस। ठीक है सर, बात समझ में आ चुके, नोट भी कर चुके हैं। 65 देखो क्या बोल रहा है। 65 बोल रहा है सर अपना आंसर बताओ, अगर मैंने ये पॉलिसी ली है सेम सर की तरह अप्रैल 12 से पहले, ठीक है, यानी कि मैंने पॉलिसी ली है मार्च 2012 में। तो मुन्ना अब क्वेश्चन 65 कैसे सॉल्व करेंगे, सुनेंगे ध्यान से। सेम फॉर्मेट, सेम टू सेम फॉर्मेट। 10% ऑफ सम, और कितने रुपए मैंने पे किए? 15,000, विच एवर इज लेस। सम कितना है? सम कितना है सर? सम है पूरा अशोर्ड 1 लाख। तो क्या यहाँ 10% लेंगे? ना मुन्ना ना, ये गलती मत कर देना। एग्जाम में बच्चे बहुत बार गलती कराते हैं, बहती हंगाम में हाथ धो लेते हैं, 10% बस दिमाग में घूम रहा होता है। 12 से पहले है, अप्रैल 12 से पहले है, तो मुन्ना यहाँ 20% है, ये गलती मत कराना बिल्कुल भी। तो 20% ऑफ 1 लाख कितना है सर? सर 20,000 रुपए। और अमाउंट पेड कितना किया सर? LIC का, सर LIC का अमाउंट पेड कर दिया 15,000। इन दोनों में से क्या कम है सर? इन दोनों में से कम है सर इस बार 15,000। जो 15,000 रुपए निकल के आए, जो 15,000 रुपए निकल के आए विच एवरेज, इसको किससे कंपेयर करेंगे? इसको कंपेयर करेंगे 80C की लिमिट से। 80C की लिमिट से सर वो है 1.5 लाख रुपए, विच एवर इज लेस। अब इन दोनों में से 15,000 और 1.5 लाख क्या कम है सर? 15,000 रुपए कम है। 15,000 मेरा आंसर आ गया। 15,000 की रिडक्शन मिलेगी LIC की 80C के तहत। कैश आउटफ्लो में नीचे घटा देंगे, मजा आएगा सर। अगला 66, ध्यान से, बहुत ही ज्यादा ध्यान से, बहुत ही खास क्वेश्चन बनाया दोस्तों तुम्हारे लिए, बिल्कुल मास्टर शेफ की तरह मास्टर क्वेश्चन। ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन 66 क्या कह रहा है सर? क्वेश्चन 66 मुकेम्बो कह रहा है LIC ली है जिसका सम एश्योर्ड कराया है कि भैया कुछ हुआ जीवन में तो घर वालों को मिलेंगे 18 लाख। ठीक है, तो पहला पड़ाव क्या है मेरे फॉर्मूले का? सर 10%। क्वेश्चन साइलेंट है तो मैं क्या अज्यूम कर रहा हूं कि LIC ली है, LIC टेकन आफ्टर 1 या LIC टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2012। 10% ऑफ सम एश्योर्ड और मुन्ना और अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड। ठीक है, सम एश्योर्ड कितना? 18 लाख। तो 18 लाख का 10%, 18 लाख का 10% सर 1,80,000। 1,80,000। अमाउंट पेड कितना किया है सर? अमाउंट पेड किया है प्रीमियम का 1,60,000। 1,60,000। इन दोनों में से क्या कम है सर? विच एवर इज लेस। इन दोनों में से कम है, विच एवर इज लेस इज 1,60,000। तो क्या डिडक्शन 1,60 की दे दे? ना, गलती से भी ये मत कर देना, समझ गए ना? गलती से भी ये मत कर देना, ऐसा नहीं कर देना सिमरन। कुछ भी हो जाए चाहे, मैं तुम्हें भगा के नहीं लेके जाऊंगा। बाबूजी की मर्जी के बिना हम शादी नहीं करेंगे, इसलिए 80C की मर्जी के बिना आगे नहीं बढ़ेंगे। तो 80C की मर्जी क्या है सर? 80C की मर्जी है कि आप 1.5 लाख से आगे नहीं बढ़ेंगे, 1.5 लाख से आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो भैया 1,60,000 और 1.5 लाख विच एवरेज लेस। 1,60,000 और 1.5 लाख विच एवरेज लेस, यानी 80C कह रहा है 1.5 लाख से आगे बढ़ने दूंगा। विच एवरेज क्या हुआ सर? 1.5 लाख ही आएगा। तो इस बार आंसर क्या हुआ?
इस बार आंसर में लिखेंगे आप डिडक्शन मिलेगी 1,50,000 रुपए की अंडर सेक्शन 80C, आप घटा देंगे। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है? मजा ही आ चुका है, मजा ही आ चुका है। ठीक है सर, नोट भी कर लिया होगा आपने बहुत शानदार तरीके से, पॉज करके भी आप नोट कर सकते हैं। सर क्या एक ही डिडक्शन है? डिडक्शन अगली देखो, लेकिन कैलकुलेशन एक में ही है, अगले में कुछ ज्यादा खास बड़ी बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। सर अगली डिडक्शन देखो जो हम सैलरी के चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं, जिसकी वजह से सैलरी में बहुत भयानक भयानक बदलाव हमने सीखे थे। सर वो क्या थे सर? सर वो थे प्रोविडेंट फंड। और हमने तभी वहां पे एक राज की बात लिख ली थी कि एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन 80C में आता है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, याद आ गया? एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कहां? सैलरी हेड में। एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का सैलरी हेड में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन के सैलरी हेड में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, पर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कहां जाता है? 80C में। सही बात हमने सीख ली थी। एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन, इसलिए हाईलाइटेड नोट्स में अगर रखा है एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन। कहां पे सर? स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में, और पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कहीं भी डाले एम्प्लॉय, है ना। हालांकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड तो एम्प्लॉय के लिए नहीं, सब पूरी जनता के लिए होता है, ठीक है ना, राइट। लेकिन किसकी डिडक्शन नहीं मिलती? मुद्दे की बात क्या है? नो डिडक्शन ऑफ अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। सर बात याद आ चुकी है, सैलरी से बिल्कुल हम लिंक कर चुके हैं। या फिर एम्प्लॉय ने कहां डाला? सुपर एन्युएशन फंड में कुछ पैसा डाला, सुपर एन्युएशन फंड में, यानी कि सुपर एन्युएशन फंड में मतलब ये या तो कंपनी छोड़ के जाएगा या फिर उसका रिटायरमेंट होगा, तब उसे वहां से पैसा मिलेगा, राइट। तो ये वाला पॉइंट हम किसके साथ पढ़ेंगे? रीड विद, है ना, सैलरी हेड, राइट। सेक्शन 10, 12 याद आ गया होगा। इन सेक्शंस के साथ हमें पढ़ना है, उम्मीद है बात याद भी आ चुकी होगी। अगर आपने पैसा का इन्वेस्ट किया NSS, नेशनल सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग स्कीम, कोई टेंशन नहीं, एग्जाम में एज इट इज लिखा आएगा। या फिर आपने पैसा कहां इन्वेस्टमेंट किया है? NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, नेशनल, बस ये नाम याद रखना आपको, ठीक है, ताकि एग्जाम में उसे नाम से पहचान लें। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, राइट। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट पे आपका अगर कोई इंटरेस्ट पिछले साल का एक्रूड हो रहा है ना, तो इंटरेस्ट जो एक्रूड हुआ है उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी, उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी, उसकी भी डिडक्शन मिल जाएगी। कैसे सर? मान लो मैंने NSC में, यानी मैंने NSC में इन्वेस्टमेंट किया 1 लाख रुपए का। कब किया? पिछले साल किया, 1 साल पहले, ठीक है ना, इस अपने ईयर में नहीं, पिछले साल किया। पिछले साल इन्वेस्टमेंट किया तो सरकार ने बोला भाई साहब ब्याज आया उसके ऊपर 10,000 रुपए, ठीक है, राइट। इस साल क्या हुआ? ये मैंने लास्ट ईयर किया था, ये मैंने लास्ट ईयर किया। ये इंटरेस्ट कब आया सर? ये इंटरेस्ट आया दिस ईयर, ठीक है ना, इस साल आया, राइट। और इस साल मुझे इंटरेस्ट मिला, और इस साल मैंने 50,000 रुपए और डाल दिए NSC में, ठीक है, क्योंकि हर साल डालेंगे। तो NSC में जो मैंने 1 लाख रुपए डाले, इन्वेस्ट किए, इसकी डिडक्शन कब मिलेगी सर? इसकी डिडक्शन मिलेगी लास्ट ईयर में। इस साल में क्या होगा? इन दिस ईयर, इस ईयर में क्या होगा? इन दिस ईयर, इन माय दिस ईयर, जिसकी मैं बात चल रही है, जिसकी मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इन दिस ईयर मैंने NSC में कितने डाले? 50, तो 50,000 रुपए तो NSC में डिडक्शन हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि 80C में क्या लिखा है? 80C में लिखा है अगर आप NSC में पैसा डालेंगे तो जितना पैसा डालेंगे 80C में घटाओ। तो मैंने NSC में कितना पैसा डाला? लिखा पॉइंट नंबर 6 में, मैंने NSC में कितना पैसा डाला? मैंने NSC में कितना पैसा डाला? 50। साथ में जो बात लिखी है ना, ये बहुत ध्यान से पढ़ना कि इंटरेस्ट जो एक्रूड हुआ है, ठीक है ना, उसकी भी रिडक्शन मिलेगी। तो इंटरेस्ट मुझे कितना एक्रूड हुआ इस साल? NSC पर इंटरेस्ट, सर NSC पर इंटरेस्ट मेरा आया 10,000 रुपए, राइट। तो 10,000 रुपए की भी रिडक्शन मिलेगी। तो 50,000 प्लस NSC पर इंटरेस्ट, 50,000 प्लस NSC पर इंटरेस्ट एक्रूड, NSC पर इंटरेस्ट एक्रूड, NSC पर इंटरेस्ट एक्रूड, तो 10,000 रुपए की रिडक्शन मिलेगी।
टोटल अगर मैं बोलूं एनटीसी में कितनी मिली, एनएससी का इन्वेस्टमेंट 50 इस साल में, एनएससी का इन्वेस्टमेंट इस साल का, एनएससी का इन्वेस्टमेंट इस साल का, प्लस इंटरेस्ट जो उस पे एक्रूड हो चुका है, इंटरेस्ट जो उस पे एक्रूड हो चुका है, टोटल एनएससी का अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों की रिडक्शन मिलेगी, एनएससी का अमाउंट और इंटरेस्ट दोनों की रिडक्शन मिलेगी। तो रिडक्शन कितनी हो गई, तो अब आंसर क्या देंगे, टोटल एनएससी रिडक्शन, टोटल एनएससी रिडक्शन 60,000 रुपए। बोलो सर बात समझ में आ चुकी है, मजा ही आ चुका है। लेकिन साथ में एक बात और राज की नोट कर लेंगे कि रिडक्शन तो मिल रही है इंटरेस्ट की, रिडक्शन तो मिल रही है नलायक को, लेकिन इंटरेस्ट मेरी इनकम भी तो बनेगा। रिडक्शन तो तब घटाऊंगा, पहले कैश इनफ्लो तो आ जाए उसके बाद तो घटाऊंगा। तो रिडक्शन इंटरेस्ट की ले रहा हूं पर ये अदर सोर्स की इनकम भी बनेगा। तो क्या लिखोगे, ऑल्सो एड इन इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स, also add in income under the head other source, also add in income under the head other source, also add in income under the head other source। यानी इसको अदर सोर्स की इनकम में आप ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद फिर डिडक्शन देंगे। ठीक है, बिल्कुल क्या लिखेंगे डायलॉग, पहले इंटरेस्ट अदर सोर्स में ऐड होगा, पहले इंटरेस्ट अदर सोर्स में ऐड होगा और फिर एटीसी में 10,000 का डिडक्शन मिलेगा, फिर एटीसी में 10,000 का डिडक्शन मिलेगा। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है कि एनएससी का जितना पैसा मैं इन्वेस्ट करूंगा वो एटीसी में जाएगा, एनएससी पर जो मेरा ब्याज एक्रूड है, एनएससी पर जो मेरा ब्याज एक्रूड है, एनएससी पर जो मेरा ब्याज इंटरेस्ट एक्रूड है वो पहले अदर सोर्स की इनकम बनेगा, क्योंकि ब्याज की इनकम कैश इनफ्लो है। तो पहले कैश इनफ्लो का अदर सोर्स की इनकम बनाऊंगा, कैश इनफ्लो का अदर सोर्स की इनकम बनाऊंगा, कैश इनफ्लो का अदर सोर्स की इनकम बनाऊंगा, फिर डिडक्शन एटीसी में दूंगा, जैसा हमने अभी एग्जांपल में देखा 10,000 रुपए। सर एनएससी किसके नाम पे ली जा सकती है, एनएससी इन्वेस्टेड इन द नेम ऑफ सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन, माइनर चिल्ड्रन के नाम पे भी लेते हैं, यानी सेम बात, राइट। मुन्ना भाई एमबीबीएस यानी एनएससी एमबीबीएस के नाम पर ली जा सकती है। मजा ही आ गया सर, राइट। अब अगली कहानी मेरी जुबानी जो बिल्कुल मेरे से 100% रिलेट करती है। एक समय की बात थी जब मैं स्कूल जाया करता था, राइट, और जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मम्मी ने ये बोला, ये ले फीस स्लिप, स्कूल की फीस सबमिट करके इस बार से तुझे करनी है। मैं दिल पे हाथ रख के, जेब पे हाथ रख के भागा चला गया स्कूल कि किसी से बात नहीं करूंगा, किसी से मिलूंगा नहीं, इतनी सारी फीस रखी है जेब में, सबसे पहले फीस सबमिट करूंगा, राइट, ताकि अगर कोई रास्ते मिल जाए, किसी ने पैसे छीन लिए तो फीस सबमिट कहाँ से हो पाएगी, घर वाले बहुत मारेंगे। मैं दौड़ा गया, ऑफिस में गया, फीस ऑफिस में गया, लाइन में लगा, मैंने कहा सर मेरी फीस जमा कर लो सर, जिंदगी में पहली बार फीस जमा करने आया हूँ मैं, अब तक तो मम्मी पापा ही करते थे, मैं खुद आया हूँ इस बार जमा करना सर। उन्होंने जमा कर ली। जैसे ही उन्होंने जमा करी, फीस स्लिप में लिख दिया पेड रिसीव्ड ऐसे करके, मैं दौड़ा घर गया, मम्मी आज मैंने इतना बड़ा काम किया, आज आपके लाडले ने इतना बड़ा काम किया है कि अपने दम पर पैसे लेके गया स्कूल, अपने दम पर फीस जमा कर दी। अब अगर मैंने जैसे ही अपने दम पर फीस जमा करी, मम्मी ने क्या बोला, मम्मी ने बोला स्लिप निकाल, स्लिप निकाल जल्दी स्लिप। मैंने कहा मम्मी मैं बहुत ही ज्यादा उदास है ना, बिल्कुल रोने को तैयार, सुन रहा है ना तू, मैंने कहा मम्मी इसका मतलब आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है कि मैं अपने स्कूल की फीस जमा नहीं करूंगा। आपको क्या लगता है कि मैंने वो पैसे छोले कुलचे खा लिए होंगे, है कि नहीं बात, समोसे खा लिए होंगे, स्कूल के बाद छोले कुलचे वाला काटा रखा था, बहुत बढ़िया बनाता था, क्या मैंने सबके छोले कुलचे पूरे स्कूल में बांट दिए होंगे। ठीक है, मम्मी ने मेरे आंसू पहुंचे, ना मुन्ना ना ऐसी बात नहीं है, सच। मैंने कहा सच बताओ। तो मम्मी ने कहा तेरे पापा के ऑफिस में स्लिप जमा होती है, ऑफिस में, ये सच्ची कहानी है, इसका मेरे से पूरा लेना देना है। तेरे पापा के, है ना, पापा के ऑफिस में ये स्लिप जमा होती है, पापा के ऑफिस में स्लिप जमा होती है। तो मैंने सोचा भाई ये सही बात है, पापा के ऑफिस में जमा होती होगी, और मैं हर महीने ये काम करता था। पहले स्कूल में फीस जमा करी, घर जाके खाना खाने से पहले मम्मी को स्लिप दे दी, मम्मी ने खाना बाद में लोगी, पहले स्लिप निकाल। और हर साल दर साल, कई सालों तक, कई महीनों तक यही मुझे बताया गया कि ये स्लिप इसलिए मांगी जाती है, पापा के ऑफिस में जमा होती है। फिर जब बड़े हुए तो पता लगा कि पापा के ऑफिस में इसलिए जमा होती है क्योंकि वो इनकम टैक्स में जाती है, नहीं इनडायरेक्टली देखा जाए तो पापा के ऑफिस में नहीं, इनकम टैक्स में जमा होती है। क्यों जमा होती है? क्योंकि पापा को ट्यूशन फीस की डिडक्शन मिलती है,
पापा को फीस की डिडक्शन मिलती है, पापा को फीस की डिडक्शन मिलती है 80C में, राइट। अब जब बहुत गहराई में पढ़ा तो फिर एक बात और समझ में आई कि फीस स्लिप के अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स दे रखे होते हैं। सर लैब फीस, सर स्पोर्ट्स फीस, सर ट्रांसपोर्ट फीस, फिर ट्यूशन फीस, और सबसे खतरनाक जो सबसे ज्यादा वसूली जाती है सर मिसलेनियस फीस। पता नहीं क्या वसूलते हैं कि नहीं बात, मिसलेनियस फीस। अब लैब की फीस हो, स्पोर्ट्स की फीस हो, ट्रांसपोर्ट की फीस हो, ट्यूशन की फीस हो, मिसलेनियस फीस हो, इसमें से कौन सी फीस की रिडक्शन मिलेगी? क्या इसकी मिलेगी? ना मुन्ना ना। इसकी मिलेगी? नहीं मुन्ना नहीं। इसकी मिलेगी? नहीं मुन्ना नहीं। मिसलेनियस ना मुन्ना ना। सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ सिर्फ ट्यूशन फीस की ही डिडक्शन देनी है। एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि उसके पिताजी को डिडक्शन के लिए उन्होंने इनकम टैक्स में अप्लाई किया ट्यूशन फीस, स्पोर्ट्स फीस। तो ट्यूशन फीस थी मान लो 1000, स्पोर्ट्स फीस थी 800, तो स्पोर्ट्स फीस की मत दे देना, स्पोर्ट्स फीस की मत दे देना डिडक्शन। समझ में बात? सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस की। सर मजा आ गया, आपने आज हमारी आंखें खोल दी, आपकी कहानी सुन के भी हमारे आंसू ही निकल गए, राइट। अब बात यह आती है, तुमने जो मुझे फीस दी, ठीक है, क्या वो डिडक्शन के लायक है कि नहीं? तुमने मुझसे टैक्स पढ़ा, फीस पेड बाय स्टूडेंट टू अंकुर सर फॉर टैक्सेशन इन कोचिंग, और वो तुमने हमारे कोचिंग सेंटर में फीस पे कर दी। तो क्या जो कोचिंग में फीस पे हुई है, क्या उस फीस की, ट्यूशन फीस की स्लिप भी दे दी मैंने आपको, उस ट्यूशन फीस की डिडक्शन मिलेगी? ये है आज का सबसे बड़ा सवाल। तुम्हारी आंखों में भी डॉलर के निशान बन गए होंगे। अगर डिडक्शन मिलेगी तो पापा के मजे आ गए, पापा को डिडक्शन दिला देंगे, है कि नहीं बात? पढ़ लेते मुन्ना, पढ़ लेते हैं। पढ़ के बताओ साफ साफ ध्यान से पॉइंट नंबर 7 को जल्दी से। ट्यूशन फीस एट द टाइम ऑफ एडमिशन और देयर आफ्टर, चाहे एडमिशन के टाइम पे उसके बाद, ठीक है ना। फुल टाइम एजुकेशन 2 बच्चे या कितने बच्चे? बच्चे मन के सच्चे बच्चे 2 ही अच्छे, ठीक है ना। कहाँ दे रहे हो आप? यूनिवर्सिटी में दे रहे हो, कॉलेज में दे रहे हो, स्कूल में दे रहे हो, और अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में दे रहे हो, जो कहाँ सिचुएटेड है? इंडिया में सिचुएटेड है। सर ट्यूशन फीस की मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? ये लिखा तो है अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशनल, यानी कि कोचिंग आपका हो गया अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, तो ट्यूशन फीस की डिडक्शन मिलेगी, यानी कि कोचिंग के टैक्स की फीस की डिडक्शन मिलेगी। लगा लो कांटे। सर ऐसा क्यों है? एक खतरनाक वर्ड, एक खतरनाक बात जो तुम बहती गंगा में हाथ धो के भूल गए, वो था सर जो अब मैं हाईलाइट करने जा रहा हूं अलग, बिल्कुल ग्रीन पेन से। फुल टाइम एजुकेशन, फुल टाइम एजुकेशन, फुल टाइम एजुकेशन, फुल टाइम एजुकेशन होनी चाहिए दोस्तों। फुल टाइम, क्या तुम मुझसे फुल टाइम पढ़ रहे हो? सर फुल टाइम कौन सी होती है? फुल टाइम का मतलब होता है जहां पे आपकी अटेंडेंस लगती हो, जहां आपके पीरियड चलते हो, पहले से लेके लंच चलता हो, और फिर क्या कहते हैं 8 पीरियड 5 पीरियड ऐसे जैसे कॉलेज वगैरह में हो। तो भैया ये फुल टाइम एजुकेशन नहीं है। या तो आप कभी भी देख सकते हैं कोई अटेंडेंस नहीं है, वीडियो देखो, कभी भी देखो, तो इसका मतलब इसकी रिडक्शन क्यों नहीं मिलेगी? कोचिंग इज नॉट फुल टाइम एजुकेशन। याद रखना क्वेश्चन 67 का क्या आंसर हुआ? नो सर नो, बिकॉज इट इज नॉट फुल टाइम एजुकेशन। ठीक है सर, बात समझ में आ चुकी है। अब बात करते हैं सर इंडिया के सबसे बड़े लोन की, जिसके लिए हमारा पूरा देश, पूरी सरकार बढ़ावा देती है, हाउस लोन। बहुत सिंपल सी बात, हाउस लोन। अगर घर बनाया है या घर बनवा रहे हो या घर खरीद रहे हो, तो हम हमेशा से ही, ठीक है, देश में एक नारा रहा है कि भैया एक घर हो सपने का, एक महल हो सपनों का। तो भैया घर में बताओ कितने सारे लोग यार बेघर हैं, या कितने सारे लोग, करोड़ों लोग हमारे देश में कह रहे हैं रेंट पे रह रहे हैं, अपना घर नहीं है कि नहीं बात? सरकार ने बोला यार अपना घर जरूर होगा, अपना घर जरूर होगा। इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? इसके लिए आपको लेना पड़ेगा हाउस लोन। नाम के आगे जी होना चाहिए ना? चाहिए। चंपक की ख्वाहिश पुरानी, खुद का घर लेकर चंपक जी की नेम प्लेट लगवानी है। लग गए जी। अरे 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 अरे, जब हो
कभी इनकम प्रूफ कभी सिक्योरिटी। जी जी हो जी जी, कब चंपक होगा चंपक जी। जी जी हो जी जी। EMI रेंट है। 100 ठोकरे खा के मानिहार, तब आया होम फर्स्ट का विचार। झटपट मिला अप्रूवल, 48 घंटे में होम लोन सफल। अब स्वैग भी है रिस्पेक्ट भी। जी जी हो जी जी, लो चंपक बन गया चंपक जी। जी जी हो जी जी। क्योंकि अपना घर ही होता है सम्मान का परमानेंट एड्रेस। तो दोस्तों जैसा आपने देखा, ठीक है, हाउस लोन के इतने ऐड भी चल रहे हैं हमारे देश में कि भैया हाउस लोन, और उसका ब्याज का रेट भी बहुत कम होता है ताकि आप घर बनाएं और अपना घर सुरक्षित करें। कहां से ले सकते हैं सर ये लोन? कहां से ले सकते हैं मुन्ना? जहां से लेना चाहो वहां से लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट से लो, स्टेट गवर्नमेंट से ले लो, बैंक से ले लो, LIC से ले लो, नेशनल हाउसिंग बैंक की स्कीम चलती है उनसे ले लो, ठीक है ना, राइट। एम्प्लॉयर से ले लो, राइट, एम्प्लॉयर यानी अपनी कंपनी से ले लो अगर, ठीक है। एम्प्लॉयर इज ए स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और पब्लिक कंपनी, यूनिवर्सिटी, लोकल अथॉरिटी, यानी एम्प्लॉयर क्या है आपका, कंपनी भी है आपका, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, ले लो, बस लोन ले लो और क्या करो, परचेज करो, या तो खरीद लो या कंस्ट्रक्ट कर लो हाउस रेजिडेंशियल, यानी जिसमें आप रहेंगे वो। सर बात समझ में आ चुकी है? अगर मैं उस घर को लोन, यानी कि मैं उस घर के लिए लोन लेता हूं, तो एक तो मुझे देना पड़ेगा प्रिंसिपल अमाउंट, है कि नहीं बात, राइट। क्या देना पड़ेगा सर? प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ेगा, और एक देना पड़ेगा मुझे इंटरेस्ट, राइट। क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। अब मुन्ना 80C क्या बोलता है? 80C क्या बोलता है ये मुझे बात समझ में नहीं आई। 80C क्या बोलता है सर? 80C में जो आपने हाईलाइट कर रखा है ना, वो प्रिंसिपल अमाउंट यानी लोन के अमाउंट को हाईलाइट कर रखा है, यानी 80C प्रिंसिपल अमाउंट की रिडक्शन देता है, ब्याज की रिडक्शन नहीं देता। प्रिंसिपल अमाउंट को घटाएं, प्रिंसिपल अमाउंट की डिडक्शन का मजा ले 80C के अंदर। सर ब्याज का क्या होगा? ब्याज का क्या होगा? वसूली भाई ब्याज भी तो लेंगे, ब्याज का क्या होगा? तो सुनो ध्यान से, हाउस लोन का यही मजा है, घर वालों को बता देना कि सर आज ही हमारे सर ने बताया है कि जब भी घर बनाना है हाउस लोन लेके बनाना है। पहला फायदा जो मैं प्रिंसिपल अमाउंट दे रहा हूं उसकी तो 80C में रिडक्शन ले लेना, इंटरेस्ट की भी रिडक्शन मिलती है, इंटरेस्ट की भी रिडक्शन मिलेगी, लेकिन 80C में नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी 80C में नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी हाउस प्रॉपर्टी हेड में। इनकम अंडर दैट सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGP, कैपिटल गेन, सो 5 हेड है ना हमारे, 5 जो मिली तो बन गई मुट्ठी, है कि नहीं बात? तो 5 हेड में से जो हाउस प्रॉपर्टी का हेड है, इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी हाउस प्रॉपर्टी हेड में, राइट। सर डबल फायदा, एक तीर से दो फायदे। अगर आपने अपने घर को हाउस लोन लेकर बनाया है या घर को खरीदा है हाउस लोन से, तो जितना आप पेमेंट कर रहे हैं प्रिंसिपल की लोन की वो 80C में चले जाना, और जितना आप ब्याज की पेमेंट कर रहे हैं बैंक को वो हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर आपको रिडक्शन मिलेगी, और हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर वो है सेक्शन 24 के अंदर। फिलहाल याद रखो सेक्शन 24 के अंदर। एक फायदा और है जो इनडायरेक्टली इनकम टैक्स में है नहीं, पर फायदा है क्या सर? लोन लूंगा तो मेरी खुद की सेविंग भी तो बचेगी, जो मेरी खुद की अपनी सेविंग है वो सेविंग मेरे पास रहेगी, सेविंग मेरी खर्च नहीं होगी, मेरे खाते में मेरा अपना खुद का सेविंग का पैसा भी पड़ा रहेगा। लोन लेके जो ब्याज जा रहा है वो मैंने ब्याज घटा दिया सेक्शन 24 में हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर, तो उसके ऊपर टैक्स बचा लिया। लोन का जो प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है वो 80C में डाल दिया, और उस प्रिंसिपल अमाउंट घटाकर ही मैंने उस पर टैक्स बचा लिया, NTI को कम कर लिया। मेरे बात समझ में आ चुकी है दोस्तों, ठीक है। तो ये घर पे बताने वाली बात है, घर जब भी लेना है लोन पर लेकर ही घर लेना है या बनाना है। क्वेश्चन को समझे ध्यान से, बहुत ही गहराई वाला क्वेश्चन को समझे ध्यान से, ये एग्जाम में आ चुका है। चमेली ने 50 लाख का लोन लिया घर बनाने के लिए रेजिडेंशियल, अपनी दोस्त से, सहेली से 5 लाख रुपए का उसने क्या किया? प्रिंसिपल चुकाया, 1 लाख का ब्याज उसने चुकाया,
डिडक्शन कैलकुलेट कर दो, डिडक्शन, ठीक है ना। ब्याज के बारे में नहीं पूछ रहे कि हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर क्या होगा, डिडक्शन कैलकुलेट कर दो। सर बिल्कुल कर देते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। सर हमारी जीटीआई आई होगी, राइट, जीटीआई में से मैं डिडक्शन घटाऊंगा 80C से लेकर 80U तक की, तो 80C की डिडक्शन घटाई जाएगी। सर हाउस पहला हेड सैलरी, फिर हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर ये जो इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन है, इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, ये तो सर हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर आ गया होगा, हाउस प्रॉपर्टी हेड में आ गया होगा इंटरेस्ट ऑन हाउस लोन, मैंने वहां घटा दिया होगा, अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में घटाया होगा सेक्शन 24 में, ठीक है ना। 1 लाख रुपए तो सेक्शन 24 में सर मैंने घटा दिए होंगे। अब सर 80C में आऊंगा, ठीक है, जीटीआई कोई भी XYZ मेरी जीटीआई आई, 80C में आऊंगा, 80C की लिमिट आपने बिल्कुल अभी अभी लिखवाई है कि जान चली जाए कुछ भी हो जाए 1.5 लाख से ऊपर नहीं जाने दूंगा, प्राण जाए वचन न जाए, ऐसी जान चली जाए 1.5 लाख से ऊपर ना जाए। तो सर प्रिंसिपल अमाउंट दिया 5 लाख रुपए और 1.5 लाख रुपए की 80C की लिमिट है, और ये लोन का अमाउंट है, इसमें से क्या कम है सर 1.5 लाख, तो जीटीआई में से 1.5 लाख रुपए घटा दूंगा, 1.5 लाख रुपए घटाने के बाद मेरी नेट टोटल इनकम आ जाएगी, यानी कि डिडक्शन का आंसर होगा 1.5 लाख रुपए, एज सिंपल एज पॉसिबल। सर कोई टेंशन वाली बात है नहीं, 1.5 लाख रुपए डिडक्शन मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी सर बिल्कुल मिलेगी। क्यों, 80C में गया, सिंपल, फिर सोचो 80C क्या बोलता है, लिमिट मत भूल जाना बिल्कुल भी, 1.5 लाख की लिमिट मत भूल जाना। 80C क्या बोलता है, 5 लाख का टोटल अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट किया 80C के किसी भी पॉइंट के अंदर, और 1.5 लाख विच एवर लेस, और 1.5 लाख विच एवर लेस, तो लोन का अमाउंट 5 लाख और 1.5 लाख विच एवर इज लेस, 1.5 लाख की रिडक्शन मिलेगी। बात समझ में आ गई सर, बिल्कुल समझ में आ गई। अगला पॉइंट दो क्या लिखा है, ऐसी एक स्कीम चलती है सुकन्या समृद्धि स्कीम, है ना। सुकन्या समृद्धि स्कीम क्या होती है, बहुत सिंपल, अगर कोई कन्या है, सुकन्या है यानी कोई लड़की है, 10 साल से एज उसकी नीचे है, तो 10 साल के नीचे तक उसके लिए अकाउंट खुल जाएगा। आप इस अकाउंट में जितना पैसा डालोगे, ठीक है ना, लड़की के फायदे के लिए इस अकाउंट में जितना पैसा डालोगे, उस पैसे को आप इन्वेस्टमेंट मान के 80C में डालते रहना और 80C में रिडक्शन लेते रहना। जब लड़की 21 साल की, शॉर्ट बता दूं, जब वो लड़की 21 साल की हो जाएगी तो सारा पैसा उस लड़की के खाते में, माँ बाप ने मान लो मैंने अपनी बेटी के लिए डाला, तो सारा पैसा मुझे नहीं मिलेगा, वो पैसा बेटी के खाते में जाएगा, वो पैसा बेटी के खाते में जाएगा, ताकि उसकी पढ़ाई लिखाई या शादी वगैरह का खर्चा, है ना, कंप्लीट हो सके। तो आप हर महीने हर साल जितना भी पैसा उस लड़की के फायदे के लिए, बेटी के फायदे के लिए, सुकन्या के फायदे के लिए, सुकन्या मतलब कि बहुत अच्छी लड़की, सुकन्या के फायदे के लिए डालोगे, उसकी समृद्धि के लिए डालोगे, तो वो डिडक्शन 80C में मिलेगी, तो आप डालते रहे। सर बात समझ में आ गई, सुकन्या समृद्धि स्कीम में इतना पैसा डालना है, डिडक्शन ले जानी है। सर क्वेश्चन 68 में लगा लो काट, सर गलत हो गया, अरे भगवान, ये सुनने से पहले आसमान क्यों नहीं फट गया, ये नफ्ती क्यों नहीं निकल गई मुझे, क्यों सर गलत क्यों हो गया। तुमने सब कुछ सही किया, इसमें अमाउंट की कोई गलती नहीं, अमाउंट एकदम सही है, लेकिन गड़बड़ पता है क्या है, यहाँ आंसर 1.5 लाख नहीं आएगा, यहाँ आंसर आएगा निल, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी प्रिंसिपल अमाउंट की, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। सर क्यों नहीं मिलेगी, क्योंकि तुमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, ढंग से पढ़ लिया, 80C की लिमिट भी लगा दी, अमाउंट सही निकाला, लेकिन पता क्या भूल गए, लोन कहां से लेना है मुन्ना, लोन कहां से लेना है, लोन कहां से लेना है, ये एग्जाम में आ चुका है। सर लोन कहां से लेना है मतलब, क्या कहीं भी दोस्त लिखा है, ये दोस्त है, ये दोस्त है, बैंक दोस्त है, नेशनल हाउसिंग बैंक दोस्त है, कंपनी हमारी दोस्त है, ना मुन्ना ना। यानी डिडक्शन तभी मिलेगी जब आप इन लोगों से, जब आप इन लोगों से पैसा लोगे, हाउस लोन लोगे, होम लोन लोगे, इन लोगों से, अगर आपने अपने दोस्त से हाउस लोन लिया है तो डिडक्शन नहीं मिलेगी। दिस इज द एग्जाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, इस रिडक्शन है निल, राइट। और बहुत सारे बच्चे, क्वेश्चन आया तो बहुत सारे बच्चे 99% बच्चे 1.5 लाख की रिडक्शन दे आए और नंबर कटवा लिए, फिर कहते हैं एग्जाम टफ होता है, मुश्किल से पास होते हैं। भाई पास क्या, गहराई वाली बात पढ़नी पड़ेगी, गहराई में डूबना पड़ेगा, है ना भैया। आप दरिया में कूदे हो तो गहराई में तो जाना पड़ेगा, मोती निकालने हैं, अगर मोती निकालने हैं तो गहराई में घुसना पड़ेगा। समुद्र की सतह को पढ़ पढ़कर मोती हाथ नहीं लगते, है कि नहीं बात, समझ में आ चुकी है बात।
सर आज आपने हमारी आंखें ही खोल दी हैं। ठीक है, अब हम ये बात समझ चुके हैं। अगला पॉइंट देखो, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, जो घर घर की कहानी घर घर की है, एफडी। भैया क्या एफडी कराते हो नहीं कराते? सर एफडी करा रखी है। एफडी अगर बैंक में कराइए 5 साल की, मिनिमम 5 साल, अगर 2 साल की एफडी 3 साल की एफडी कराइए तो रिडक्शन नहीं मिलेगी। अगर आपने एफडी कराई है किसी भी बैंक में, तो जितने रुपए की एफडी कराई है, मान लो मैंने 1 लाख की एफडी करा दी है ना, अपने ईयर में, अपने प्रीवियस ईयर में 1 लाख की एफडी करा दी, जितने रुपए की एफडी कराई है पहले चेक करो कितने साल की है। सर 5 साल की एफडी है, 5 साल की एफडी है, 80C में 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, 80C में 1 लाख रुपए घटा दो। ऐसे ही अगर आपने वो एफडी कराई है पोस्ट ऑफिस में, ये लिखी बात, सेम अगर आपने वो एफडी कराई है पोस्ट ऑफिस में, अगर आपने वो एफडी कराई है पोस्ट ऑफिस में, सेम कहानी है, एक राजा और एक रानी है, 5 साल की एफडी, ठीक है, राइट, यानी कि छोटा सा एसआर के बनाएंगे दोनों में सेम। एफडी कहां कराई? बैंक में। एफडी कहां कराई? पोस्ट ऑफिस में। बैंक में एफडी कितने साल की कराई? 5 साल की। पोस्ट ऑफिस में एफडी कितने साल की कराई? 5 साल की। ठीक है, अगर 5-5 साल की एफडी है, चाहे पोस्ट ऑफिस में हो चाहे बैंक में हो, आप 80C में घटा सकते हैं, 80C में घटा सकते हैं, लेकिन याद रखना अमाउंट जितना डाला, ठीक है, राइट, 80C की लिमिट याद रखना 1.5 लाख रुपए, और जितना अमाउंट तुमने एफडी में कराया विच एवर इज लेस। भैया मैंने एफडी करा दी 2.5 लाख की, लेकिन 1.5 लाख से ऊपर नहीं जा पाऊंगा, विच एवर इज लेस। मैंने एफडी कराई, ठीक है, 50,000 की, तो 1.5 लाख और 50 विच एवर इज लेस 50,000। सर ये दोनों पॉइंट एक साथ हमें नोट करके चलने। फिर ऐसे ही आपने अगर कोई नाबार्ड के बॉन्ड खरीदे, बिल्कुल सिंपल है ना, राइट, बॉन्ड्स खरीदे हैं, बॉन्ड्स, ठीक है ना, किसके सर, क्या याद रखेंगे सर, नाबार्ड के बॉन्ड खरीदे हैं, सिंपल डिडक्शन मिल जाएगी। ऐसे किसी सीनियर सिटीजन ने अमाउंट डिपॉजिट किया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सीनियर सिटीजन बोलते 60 साल, बुढ़ापे की किसी स्कीम में आपने पैसा जमा कर दिया, ठीक है ना, बुढ़ापे की किसी स्कीम में आपने पैसा जमा कर दिया तो भी आपको 80C की रिडक्शन मिलेगी, राइट। और अमाउंट डिपॉजिट इन पीपीएफ, अब आइए बात मुद्दे की सर, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, जैसे एम्प्लॉय अगर है, सुन लो ध्यान से, अगर एम्प्लॉय है, ठीक है जी मुन्ना, एम्प्लॉय तो कहां पैसा डालेगा सर, एम्प्लॉय पैसा डालेगा आपका आरपीएफ में, एसपीएफ में, तो एम्प्लॉय के लिए तो दरवाजे खुले हैं सर, आरपीएफ का दरवाजा खुला है, एसपीएफ का दरवाजा खुला है, यूआरपीएफ का भी दरवाजा खुला है। सर क्या हुआ, मेरा बताओ, मेरा, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना, मैं कहीं एम्प्लॉय हूं नहीं, मैं कहीं जॉब नहीं कर रहा ना, मैं कहां पैसा डालूं, मैं कहां पैसा डालूं, कौन से प्रोविडेंट फंड में पैसा डालूं, ये बताओ। मेरे तो कोई बॉस भी नहीं, मेरी कंपनी भी नहीं है, तो जो एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है ना, मेनली उनके लिए, हालांकि एम्प्लॉय भी इसमें डाल सकता है, उनके लिए बनाया गया पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, यानी इसमें कौन पैसा डालेगा, इसमें एम्प्लॉय भी पैसा डाल सकता है, ये एम्प्लॉय के लिए मना नहीं है, एम्प्लॉय भी इसमें डाल सकता है और नॉन एम्प्लॉय भी डाल सकता है, ठीक है, जैसे कि मैं, राइट, तुम, कोई भी, तो ये पब्लिक का है, पब्लिक बोले तो इसमें हर कोई पैसा डाल सकता है, एम्प्लॉय भी और नॉन एम्प्लॉय भी। यूआरपीएफ, आरपीएफ, एसपीएफ ओनली फॉर एम्प्लॉय, यूआरपीएफ, आरपीएफ और एसपीएफ ओनली फॉर एम्प्लॉय। पीपीएफ किसके लिए सर, पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड इज फॉर ऑल, सबके लिए, सब इसमें पैसा डालेंगे, राइट, मैं भी इसमें पैसा डालता हूं, इंटरेस्ट रेट इसमें ज्यादा होता है सेविंग बैंक से, है ना, अदर चीजों से इंटरेस्ट रेट एक तो हाई होता है, फिर प्लस इंटरेस्ट एक्स्ट्रा मिलता है, राइट। मैदरवाज जो इंटरेस्ट मिल रहा है, जो इंटरेस्ट हाई मिल रहा है, 6% 7% है ना, इंटरेस्ट जो हाई मिल रहा है वो इंटरेस्ट भी क्या होगा सर, इंटरेस्ट जो मिल रहा है वो भी एग्जेम्प्ट होगा, और 80C में तो रिडक्शन मिल ही रही है, राइट, यानी पीपीएफ में पैसा डालने का डबल फायदा है सर। फिर से लिख लो, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इसमें जब मैं पैसा जमा करूंगा, इसमें जब मैं पैसा जमा करूंगा, इसमें जब मैं पैसा जमा करूंगा, जितना पैसा जमा किया 80C में रिडक्शन ले लो, 50,000, 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख से ऊपर रिडक्शन नहीं मिलेगी। जो पैसा जमा किया उस पे क्या मिला सर, उस पे ब्याज मिला,
और जो ब्याज मिलेगा पीपीएफ का वो ब्याज भी क्या होगा 100% एग्जेम्प्ट। इसलिए सबसे बढ़िया स्कीम है एग्जेम्प्ट 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 वाली स्कीम है। पैसा जब जमा किया वो भी एग्जेम्प्ट, पैसे पे जो ब्याज जनरेट किया वो भी एग्जेम्प्ट, और जब विड्रॉ करूंगा तो वो भी एग्जेम्प्ट होगा। एक तरीके जैसे मैंने पहले बताया था ट्रिपल ई स्कीम होती है पीपीएफ, राइट। और एक जो चीज है ना नई नई डाली है एनपीएस, जिसके बारे में मैंने आपको सैलरी हेड में भी बताया एनपीएस, ठीक है ना। अगर आपने एनपीएस सुनना बस यहाँ पे है ना, वो 80 सीसीडी में पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल सिर्फ यहाँ इतना जानो कि अगर आप एनपीएस पे पैसा डालते हैं तो एनपीएस में भी दो तरीके के खाते होते हैं। एनपीएस में भी सर दो तरीके के खाते होते हैं। एक एनपीएस का खाते को बोलते हैं टीयर 1 अकाउंट, जैसे रेलवे में जाते हैं ना, रेलवे में है ना 3 टायर 2 टायर एसी फर्स्ट टायर है ना, राइट, वही ऐसे ही टायर टीयर है ना, ऐसे टीयर 1 एनपीएस होता है और टीयर 2 एनपीएस होता है, ठीक है मुन्ना। जो टीयर 1 एनपीएस है, जो टीयर 1 एनपीएस है, इसकी जो डिडक्शन मिलेगी टीयर 1 की, टीयर 1 की में जब आप पैसा डालोगे टीयर 1 खाते में, है ना, दो तरह के अकाउंट होंगे, टीयर 1 अकाउंट टीयर 2 अकाउंट। टीयर 1 खाते में जो पैसा डालोगे वो आप पढ़ेंगे 80 सीसीडी में, जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। टीयर 2 में अगर आप पैसा डालोगे, टीयर 2 में अगर आप पैसा डालोगे तो वो पैसे की रिडक्शन मिलेगी 80 सी में। ये एसआर के बहुत 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 ध्यान से नोट कर लें, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार बच्चे एग्जाम में यही गलती कर जाते हैं, दिल गलती कर बैठा। टीयर 1 80 सीसीडी, टीयर 2 80 सी, मिक्स मत कर देना। पता लगा टीयर 1 तो दे दिया 80 सी में, टीयर 2 दे दिया 80 सीसीडी में, उल्टा मत कर देना। 80 सी में लिमिट मिलेगी, और 80 सी की लिमिट आप जानती हैं, जितना आपने एनपीएस में पैसा डाला, एनपीएस में जितना पैसा डाला, एनपीएस में जितना पैसा डाला, और 80 सी की लिमिट 1.5 लाख रुपए विच एवर इज लेस, और 80 सी की लिमिट 1.5 लाख रुपए विच एवर इज लेस, राइट। यानी कि एनपीएस टीयर 1। एक बात ध्यान रखना, 80 सी में जब डालेंगे तो ये कम से कम मिनिमम 3 साल के लिए पैसा आपको डालना पड़ेगा, नॉट पीरियड ऑफ लेस देन 3 ईयर, फिक्स 3 साल के लिए तो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। ये इसकी एक क्या है, एक लिमिट है। पढ़ के देखते हैं सर, ज्ञान सेवा की बात है, राइट, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा ये एनपीएस टीयर 2 में डालना है, राइट। जो एनपीएस 80 सीसीडी में आपको बताया जा चुका है, यानी जो मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। फिलहाल तो क्या लिखा है, देयर आर 2 टाइप ऑफ एनपीएस अकाउंट, टीयर 1 अकाउंट, टीयर 2 अकाउंट, जिसमें एक आम आदमी पैसा डालता है। नेशनल पेंशन स्कीम, एनपीएस बोले तो पेंशन स्कीम, ठीक है। 80 सीसीडी में डिडक्शन मिलेगी अगर आप टीयर 1 अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। 80 सीसीडी में डिडक्शन मिलेगी अगर आप टीयर 1 अकाउंट पैसा डाल रहे हैं। 80 सी में डिडक्शन मिलेगी अगर आप टीयर 2 अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। 80 सी में डिडक्शन मिलेगी अगर आप टीयर 2 अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, विच इज नॉट टीयर 2 80 सीसीडी के लिए नहीं है। टीयर 2 सिर्फ 80 सी के लिए है, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी। Thank you. Thank you, sir. Are taxes taking a bite out of your earnings? Thank you. Thankfully, mutual funds offer schemes that help you save on taxes. Issued in your interest by SBI Mutual Fund. तो दोस्तों ऐड देख के समझ गए होंगे कि मुद्दा म्यूचुअल फंड्स का है। सर म्यूचुअल फंड्स, सर ये म्यूचुअल फंड्स क्या होती है? म्यूचुअल फंड्स भैया देखो, म्यूचुअल फंड्स शॉर्ट में बता देता हूं कि भाई मैं शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहता हूं, है ना, सोच रहा हूं मैं भी हर्षद मेहता टाइप बन जाऊं, लेकिन मेरे पास ना नॉलेज है ना शेयर मार्केट के लिए टाइम है। भैया मैं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या कहते हैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ये सब चीजें शेयर मार्केट में लगा रहूंगा, ठीक है ना, राइट। तो मैंने क्या किया, मैंने एक कंपनी के म्यूचुअल फंड्स ले लिए। बहुत सारी कंपनी आती है म्यूचुअल फंड, तो आप क्या कहते हैं अपने मोबाइल वॉलेट, मतलब जो आज पेटीएम हो गया,
गूगल पे, फोन पे, इनसे भी खरीद सकते हैं आप, है ना, इनमें भी ऑप्शन आते हैं। तो मैंने कंपनी के म्यूचुअल फंड्स ले लिए, एक कंपनी को मैंने पैसे दे दिए, राइट, मान लो टाटा को मैंने पैसे दे दिए, ये मैं हूं, और टाटा वाले अलग अलग जगह पर, है ना, मेरे पैसे को इन्वेस्ट कर देंगे बेस्ट ऑफ नॉलेज से, कि जो उनके पास बेस्ट नॉलेज है। तो मेरे को टाटा पे भरोसा है, ठीक है, मैंने टाटा को मान लो अपने म्यूचुअल फंड्स 1 लाख रुपए के लिए दे दिए कि भैया 1 लाख के म्यूचुअल फंड्स मेरे को लेने हैं। तो मैंने टाटा के म्यूचुअल फंड्स ले लिए। टाटा ने क्या किया होगा, टाटा ने अलग अलग सेक्टर्स में उन पैसे को लगाया होगा। फिर म्यूचुअल फंड्स से जो भी बेनिफिट होगा, मान लो 10% का प्रॉफिट हो गया, 1 साल बाद मुझे 1,10,000 रुपए, है ना, मिल गया, यानी कि 10% का प्रॉफिट हो गया, राइट। आप चाहे तो इसे और लंबे समय तक रख सकते हैं, 12%, 15%, जो प्रॉफिट बढ़ता रहेगा। म्यूचुअल फंड्स का मतलब सिंपल कि मेरे पास ना टाइम है ना पैसा है शेयर मार्केट के लिए, तो मैं एक ऐसे बंदे को पैसा दे देता हूं, एक ऐसे बंदे को अपना अमाउंट दे देता हूं जिसके पास टाइम भी है और वो यही काम करता है कि भाई मेरी तरफ से मार्केट में पैसा लगाता रहे, मार्केट में पैसा लगाता रहे भैया, हर समय तक डुबोबंदी क्यों है कि नहीं बात। तो वो अलग अलग सेक्टर में बिल्कुल बढ़िया तरीके से पैसे लगाएगा। इनके ऊपर सेबी कंट्रोल रखती है कि हाँ भाई जो स्कीम है वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए और लीगल होनी चाहिए। तो म्यूचुअल फंड उन लोगों के लिए होता है जो खुद शेयर मार्केट में पैसा लगाना नहीं चाहते, टाइम की वजह से, राइट, और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, तो वो म्यूचुअल फंड ले लेते हैं। अब इसको बढ़ावा देने के लिए, हाँ भाई शेयर मार्केट में पैसा लगना चाहिए भैया, इन्वेस्टमेंट के तौर पर होना चाहिए, हमारी सरकार यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं अरे भैया काम करिए ना, है ना, एक पॉइंट साथ साथ नोट करेंगे। मैंने आपको कितने पॉइंट लिखवा दिए, 15 है, एक 16 पॉइंट साथ साथ नोट कर लेंगे, 16 पॉइंट है कि नहीं बात। फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने इसमें डाल दिया कि भाई अगर कोई बंदा टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाता है ना, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स, राइट, या फिर आप उसे बोल सकते हैं ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। फिर से रिपीट कर रहा हूं, लिख लेना फुल फॉर्म में, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, यानी एक ऐसी इक्विटी जो किससे लिंक है, सरकार की सेविंग स्कीम से लिंक है। इक्विटी बोले तो कि भाई इक्विटी में पैसा लगा दिया, यानी म्यूचुअल फंड्स के थ्रू पैसा लगा दिया, मैंने वो इक्विटी खरीद ली जिसकी मुझे डिडक्शन मिलेगी। तो जितना भी पैसा आप ELSS में लगाते हो या जितना पैसा आप म्यूचुअल फंड्स में लगाते हो जो टैक्स सेविंग वाला है, वो जितना पैसा आप लगाओगे वो 80C में आपको डिडक्शन दे दी जाएगी, राइट। तो जब भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, राइट, जिस भी कंपनी से आप म्यूचुअल फंड्स लें, उस कंपनी से ये पूछ ले भैया मैं जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहा हूँ उसमें 80C की डिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी, है कि नहीं बात। क्योंकि 2 तरह के म्यूचुअल फंड्स आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, है सर, हाँ। एक म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जिनमें 80C की डिडक्शन मिलती है, और एक म्यूचुअल फंड्स ऐसे होते हैं जिसमें 80C की डिडक्शन नहीं मिलती, राइट। दोनों में फर्क क्या है, ये जिसमें 80C की रिडक्शन नहीं मिलती थोड़े से रिस्की होते हैं, तो इनका रिटर्न थोड़ा सा रिलेटिवली हाई होता है, यानी कि इनका जो प्रॉफिट होता है ना वो रिलेटिवली थोड़ा हाई होता है। और जिसमें 80C की रिडक्शन मिल रही है क्योंकि भैया टैक्स में भी बेनिफिट ले रहे हो, तो ये एक लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से उन कंपनियों में लगाए जाते हैं जो लंबे समय तक बनी रहती है बढ़िया तरीके से। इसमें रिस्क भी कम होता है, रिस्क कम होता है तो रिटर्न इनका, है ना, मॉडरेट रहता है, यानी कि 15 से 20%, या थोड़ा 25% हो जाएगा। इसलिए, है ना, अगर आप 80C का फायदा लेना चाहते हैं तो किसमें पैसा लगाना है सर, 80C में रिडक्शन पाने वाले म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना है। उसमें रिटर्न 15-20% के हिसाब से होगा, बहुत है, साथ में रिडक्शन भी तो ले रहे हो भाई, है ना। अगर आप ऐसे म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे जो 80C में रिडक्शन नहीं देते, उसमें पैसा लगाओ, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो लीगल है, बस उसमें रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा होगा, 15-20 की जगह 20 या 22-25 के बीच में होगा, लेकिन उसमें रिडक्शन नहीं मिलेगी, 80C की रिडक्शन नहीं है, राइट। तो जब भी म्यूचुअल फंड खरीदे पूछ ले भैया 80C वाले म्यूचुअल फंड्स मुझे लेने हैं या फिर 80C वाला मुझे ELSS स्कीम में पैसा लगाना है। तो मेरे दोस्तों बात समझ में आ चुकी होगी, 80C बहुत बहुत डिटेल में गहराई में आपको समझा चुका हूं। तो चलिए अगले लेक्चर में नए सेक्शन के साथ मिलेंगे। बहुत ही शानदार जानदार सेक्शन है, बिल्कुल दिमाग को खुला रख के घुटनों पे जोड़ देके सेक्शन पढ़ेंगे। तब तक आपको करना क्या है, रिवाइज कीजिए, रिपीट कीजिए और मुझे दुआओं में